छोड़े हुए इधर उधर बंदे जो है वो हल्का हल्का बता रहे, मैंने आपको कहा ना घुराना शुरू कर दिया। वो बता रहे हैं तब पै जाओगे अगर तुमने इमरान खान के लिए थोड़ी सी भी जो है वो नरमी की, या जो तुम सख्ती कर रहे हो, जो ज्यादती इमरान खान के साथ कर रहे हो, अगर ज्यादती में कमी की तो हम फिर आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके पोल खोल देंगे। और पोल तो हल्के हल्के वो खोलते भी, बताते हैं जनाब हमें कैसे घेर घार के जर्नैल लेकर गए थे और हमसे रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया था। जवेद लतीफ, फजलुर रहमान और एएनपी और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, ये बंदे तैयार बैठे हुए हैं, इनको भी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लड़नी है। वजह यह है कि ये सारे ये जानते हैं कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ेगा उसे पाकिस्तान में वोट पड़ जाएंगे। ये कैसा अजीबोगरीब वक्त आ गया है कि जिसने वोट लेना है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करेगा तो उसको वोट मिलेगा। मैं आपको चले एक सर्वे करवा लेते हैं, इसी वीलॉग में आप अपने पैगामात में मुझे बता दें कि पाकिस्तान आज जिन हालात का शिकार है, इसके लिए आप पाकिस्तान के सियासतदानों को जिम्मेदार समझते हैं या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा जिम्मेदार समझते हैं। और इसी पे एक मैं एक्स के ऊपर या ट्विटर के ऊपर एक मैं सर्वे भी करवा लेता हूं, जो अगले वीलॉग में आपके साथ में शेयर कर दूंगा, जिसमें भी पता चल जाएगा कि लोग क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान के जो बहरान है या जो हालात है उनके लिए जिम्मेदार पाकिस्तानी सियासतदान है या एस्टेब्लिशमेंट है। बैरिस्टर सैफ ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मोहसिन नकवी है और ये वेल अवेयर्ड आदमी, इनको पता है चीजों का। मैं इनकी इस खबर की तस्दीक भी करता हूं। इन्होंने बयान दिया है कि इमरान खान साहब के बैकडोर राब्ते हैं और कुछ बंदे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट से और इमरान खान दोनों से राब्ते में। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं इसकी तस्दीक कर देता हूं, लेकिन इससे ज्यादा मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद बताएगी वक्त आने पर कि किस तरीके से क्या चीजें हुई हैं। इमरान खान साहब की मिन्नतों के लिए बंदे बीच में डाले गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब डील कर नहीं रहे, वो मान नहीं रहे। बैरिस्टर साहब ने अगली बात भी बताई है और मैं क्लियरली आपको कह देता हूं कि इमरान खान साहब से बारहा देखिए वो सियासतदान में मुलाकातें तो करेगा, और इमरान खान साहब ने कई मरतबा कहा कि पाकिस्तान की खातिर में बात करने को तैयार हूं, मैंने डील कोई नहीं करनी। यानी मुझे ना डील में इक़्तिदार चाहिए ना कुछ और चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए आ सकता हूं मैदान में, तुम लोग बीच में से निकलो, अवामी मैंडेट वापस करो और उसके बाद जो है मुल्क को चलने दो। ये इमरान खान साहब कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को डील कोई नहीं चाहिए और वो डील नहीं मांग रहे हैं। ना वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, ना वो खामोश रहना चाहते हैं, ना वो उसके अंदर कोई सौदेबाजी करना चाहते हैं, ना वो ये चाहते हैं कि केसेस खत्म किए जाए, केसेस है कोई नहीं। वैसे रऊफ हसन साहब भी लगातार यही बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। शेर अब्दुल मरवत ने भी कहा उन्होंने कि बेशक इसकी बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा या इस मामले में तरदीद कर दे मोहसिन नकवी भी, लेकिन मैं अपनी बात पे खड़ा हूं और बात वही है कि इमरान खान साहब को ऑफर दी गई है। कौमी असम्बली और सेनेट में नाज़रीन भरपूर किस्म का एहतजाज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और पंजाब असम्बली में भी एहतजाज किया है, और तीनों जगह पे बड़ा तगड़ा एहतजाज हुआ। कौमी असम्बली में पहली मरतबा ऐसा हुआ, सेनेट और कौमी असम्बली में जब अपोजिशन एहतजाज कर रही है तो इमरान खान साहब की तस्वीर नेशनल टेलीविजन के ऊपर चली है। ये बड़े लंबे अरसे के बाद हुआ है। पाकिस्तान में एक अनअनाउंस्ड किस्म का एक सेंसर लगा हुआ है इमरान खान साहब के ऊपर, उनका नाम नहीं लिया जा सकता, उनकी तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती। हालांकि पैमरा ने इसके बारे में कोई कानून या कोई चीज इस्तेमाल नहीं की हुई। हाँ, ये सेंसर इस तरह लगा था कि मीडिया मालिकान को बुलाया गया था और बुला के एक जगह पे बिठा के उनको सिर्फ चंद सेकंड के लिए धमकाया गया था। सिर्फ चंद सेकंड की धमकी थी। मुझे उसके अल्फाज भी पता है, मुझे 2 मीडिया मालिकान ने बताया कि हमें ऐसे बुलाकर जिस तरह कोई जानवरों को धुतकारता ना, इस तरीके से हमें धमकी लगाई गई थी। और उस धमकी लगने के बाद से लेकर अब तक मीडिया चैनल ना इमरान खान की शक्ल दिखाते हैं ना उसकी तस्वीर दिखाते हैं। और एक ऑफिसर था जिसने आगे धमकी लगाई थी सामने खड़े होकर टका के, और उस ऑफिसर की जो फाइलें हैं वो फैसल वाडा ने उठाई हुई थी। ये मैं आपको बता देता हूं कि एक सियासतदान है फैसल वाडा, उसने उस ऑफिसर की फाइलें उठाई हुई थी और उस ऑफिसर के पीछे पीछे चल रहा था, और उस ऑफिसर ने जो धमकी लगाई उसके बाद से इमरान खान की ना तो शक्ल दिखाई गई और ना ही इमरान खान साहब का उनकी आवाज सुनाई गई, या कोई पुराना क्लिप भी अब नहीं दिखाया गया, उनका नाम भी नहीं लिया गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। बहरहाल अभी ये चलना शुरू हो गया है। हैरत की बात है, चीजें ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट भी थक गई है इमरान खान साहब को मार मार के, उनको दबा दबा के, उनकी पार्टी को दबा दबा के। तो कौमी असेंबली में जनाब गोली क्यों चलाई, ये आवाज आई, बार बार पूछा गया। दूसरा, इमरान खान को रिहा करो, और जैसे ही हुकूमत बोलना शुरू करती है तो ऊ शुरू हो जाता है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने एक जबरदस्त आइडिया दिया है कि ये साउंड प्रोड्यूस करे, इससे एहतजाज होता है और इस तरह कौमें तरक्की करती है। कौमों का तरक्की करने का जो तरीका है, अगर शबाना रोज आप ऊ करेंगे तो इससे कौम तरक्की करेगी। ये शहबाज शरीफ साहब का आइडिया था, तो इसमें अपोजिशन ने ऊ करके एहतजाज भी किया कौमी असेंबली में। और ख्वाजा आसिफ तो पहले ही भाग रहे कि मुज़ाकरात करो ही ना, वो कह रहे जी मुज़ाकरात से निकल जाओ। इमरान खान साहब की तस्वीरें चल गई हैं। इजाज चौधरी साहब का एक लेटर आया नाज़रीन सामने, ये लेटर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बल्कि पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इजाज चौधरी साहब को पिछले 2 साल में 20 महीनों के अंदर ये तीसरी मरतबा उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए। एक मरतबा जी राजा परवेज अशरफ ने जारी किए थे, एक दफा जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट था मिर्जा अफरीदी उसने जारी किए थे, फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अब जारी कर दिए। ये 3 मरतबा ये जारी हुए हैं एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर, लेकिन उन्हें पेश नहीं होने दिया गया। यानी इस्लामाबाद पुलिस गई थी एजाज चौधरी साहब को लेने के लिए, बाकायदा वैन लेकर कि एजाज चौधरी साहब को ले जाएंगे और ले जाके जब तक सेनेट का सेशन चलेगा ये इस्लामाबाद में रहेंगे और सेनेट का जो सेशन है उसको अटेंड करेंगे, वहां तकरीर करेंगे। लेकिन एजाज चौधरी साहब ने भी डील नहीं की हुई। सबको पता है जब वो सेनेट में आएंगे तो क्या तकरीर करेंगे और किस तरीके से बात करेंगे और बयानियों को कैसे बलडोज करेंगे। लिहाजा जनाब एजाज चौधरी साहब को पंजाब हुकूमत ने देने से इनकार कर दिया। अब यह सवाल सुबह पूछा गया मीडिया की जानिब से, यूसुफ रजा गिलानी से, शिबली फराज उनके पीछे खड़े हुए थे, तो सवाल पूछा गया जनाब आप ताकतवर है या जो कोट लखपत जेल का सुपरिटेंडेंट है वो ताकतवर है? यानी चेयरमैन सेनेट ताकतवर है या सुपरिटेंडेंट जेल जो है कोट लखपत का वो ताकतवर है? तो वो आए बाय शाये कर रहे थे, उनको भी आइडिया था कि ये कौन रोक रहा है, कैसे रोक रहा है, और इस वक्त गिलानी साहब अपने हालात खराब करना नहीं चाहते।
तो गिलानी साहब ने अपने हालात खराब करने से गुरेज किया और ये मामला चला गया सेनेट के अंदर। वहां पे इजाज चौधरी साहब की और इमरान खान साहब की तस्वीर थी और वहां पे रोला था और बहुत शोर मचा। इसके ऊपर बहुत आवाज उठाई गई। इजाज चौधरी साहब का लेटर आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा, मुझे हवालाती के तौर पर जेल में कैद हुए 20 माह हो गए। इन महीनों में 3 मरतबा मेरे सेनेट के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए गए। पहली मरतबा मई 2023 में राजा परवेज अशरफ साहब के जरिए, दूसरी मरतबा 2024 में मार्च में कायम मकाम चेयरमैन सेनेट मिर्जा अफरीदी के जरिए और अब जनवरी 2025 में यूसुफ रजा गिलानी के जरिए। मगर तमाशा देखिए कि इस्लामाबाद से लेने के लिए अमला कोट लखपत जेल के दरवाजे तक आया, मगर सूबाई हुकूमत की मुदाखलत पर उन्हें वापस कर दिया गया। जनाब यूसुफ रजा गिलानी का शुक्रिया। जमहूरियत के साथ यह कैसा भयानक मजाक है। यह कैसी पार्लियामेंट है जिस चेयरमैन सेनेट के अहकामात की धज्जियां उड़ाई गई है। यही चेयरमैन सेनेट के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गई है। आगे 3 मरतबा उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। फिर उन्होंने लिखा कि कुफर का निजाम चल सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करमुल्लाह वजह, उन्होंने एक कॉल भी लगाया हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का। और फिर उन्होंने नीचे लिखा सेनेटर इजाज चौधरी और एक साइड में एक छोटा सा जुमला लिखा है, यह बड़ा मजेदार है। इजाज चौधरी साहब ने लिखा कि फिर कहते हैं कि ट्वीट सख्त कर दी है। ट्वीटें तो सख्त होनी है ना जब इस तरह के घटिया इकदाम होंगे और सेनेट के मेंबर को सेनेट में आने से रोका जाएगा। गवर्नर पंजाब ने दोबारा गोलाबारी की है टिकटॉक गवर्नमेंट के ऊपर और वो ये कहते हैं कि 17,000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज कर दिया है। अब आप अंदाजा करें कि टिकटॉकर को शौक कितना है। जो सरकारी स्कूल है उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं ताकि तालीम के ऊपर खर्चा कम से कम हो। सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, गरीब का बच्चा पढ़े तो पैसे देकर पढ़े, मुफ्त तालीम का हक उससे वापस ले रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप इनकी कार्रवाई चेक करें कि साथ में तालीमी इदारों के दायरे भी कर रहे हैं और वहां पे कंट्रोल्ड एनवायरमेंट के अंदर जाली मकबूलियत के ड्रामे भी रचाए जा रहे हैं। ये ड्रामा खुल जाएगा किसी दिन। अभी आप देखते जाइए जिस तरह ये कर रहे हैं। अभी तो क्योंकि डीसी का बेचारे का बड़ा बुरा हाल होता है, कमिश्नर का बहुत बुरा हाल होता है, वहां का जो डीपीओ है वो बेचारा फंसा हुआ होता है, एसपी फंसा हुआ होता है, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, जितना एजुकेशन डिपार्टमेंट है सबका बेड़ा गर्क हो जाता है। वो को पटवारी पकड़ के बैठाते हैं, किसको पकड़ के बैठाते हैं, वो बच्चे ढूंढ के लाके वहां पर यूनिवर्सिटी में इकट्ठे करते हैं। उसके बाद जनाब बाद में हुक्म होता है कि जैसे ही मैडम नीचे उतरे तो सारों ने इकट्ठे हो जाना है और जैसे ही सबने इकट्ठे होना है तो दूर से एक ऐसे करके कैमरा लहराएगा। तो बड़ा तरीके से कर रहे हैं, प्रोटेक्शन का बंदा हूं, मुझे आइडिया है ये चीजें कैसे की जाती है। तो मैं 20 साल से इस धंधे में यही काम कर रहा हूं मीडिया का, तो मुझे पता है कि ये कैसे किया जाता है। बहरहाल ये खेल हमने पहले भी बड़े खेलते हुए लोगों को देखा है, ये आप खेल रहे हैं, लेकिन जब ये पब्लिक में जाएंगे स्पेशली वोट देने के लिए तो इनको लग पता जाएगा। मैं ये बात में इस तरह कहा था कि जनाब आपकी मोहब्बत अगर 5 साल मिलती है तो 5 साल में मैं काम करूंगी। एक तो हुकूमती जाली है, पहले जाओ जाके इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन लड़के इख्तियार में आओ, अगर अवाम वोट डाले और फिर आपका हक बनता है कि आप अवाम की खिदमत करें। आपका तो हक ही नहीं बनता कि आप अवाम की खिदमत करें क्योंकि आपको तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, नंबर 1। और नंबर 2 बात यह है कि मोहब्बतें तो आपको पाकिस्तानी अवाम ने दी नहीं। मोहब्बतें जहां से आपको मिली है जाली फॉर्म 47 की सूरत में, वहां से मोहब्बतों की एक शर्त है जिसके ऊपर आपको कायम रहना पड़ेगा। बस जूते पॉलिश नहीं रुकने चाहिए और रफ्तार में कमी नहीं होनी चाहिए। टका के जूते पॉलिश करें, ये 5 साल के आपको 50 साल मोहब्बतें मिलेंगी, बस जूते पॉलिश करें। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम पैदा हो गया ना, जिनके आप जूते पॉलिश कर रहे हैं वो बेचारे खुद प्रॉब्लम में आ गए हैं और वो इतनी प्रॉब्लम में आ गए हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि गंदे जूते ठीक है, इससे बेहतर है। तो नाज़रीन अभी कुछ और चीजें शेयर करता हूं अगली वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही, लेकिन शुएब शाहीन साहब आजकल बहुत बरस रहे हैं। उन्होंने कहा जी अर्दली हुकूमत ने तबाही फेर दी है और इकोनॉमी का और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। शुएब शाहीन साहब बहुत निकल कर बयान दे रहे हैं, फिर इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।